हे हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स पाठशाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का अपना सिलेबस 2023 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ये पूरी सीरीज हमारी हिंदी में रहेगी। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप हिंदी भाषा में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आज हम जो अपना शुरू करेंगे, हमारा पहला चैप्टर रहेगा हमारे सिलेबस का वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। और कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं आपको अच्छा सा कंटेंट दे पाऊँ, अच्छे कॉन्सेप्ट दे पाऊँ आसान भाषा में, और आप भी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। और हमारा जो चैप्टर रहेगा पहला वो होगा वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में अपना 11th का कुछ पार्ट लेके आऊंगा मैं, और आपने अगर 11th अच्छे से कर रखी है तो आप उसको जानते भी होंगे। हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां m1 m2 हमारे क्या है, दो द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि दुनिया में जितने भी द्रव्यमान हैं वे दूसरे द्रव्यमानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जिस बल से वे आकर्षित करते हैं वो बल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो दुनिया में जितने भी द्रव्यमान हैं वे सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूं कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सुना होगा। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर मैं कहूं इनको, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इन तीन चीजों का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। इसका भी अपना द्रव्यमान होता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और प्रोटॉन का भी अपना एक द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का भी अपना एक द्रव्यमान होता है। जब इन तीनों के पास द्रव्यमान है अपना, तो फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम तो ये कहता है कि हर एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पे क्या लगाता है, एक बल लगाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे द्रव्यमान लगाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे एक बल लगाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे बल लगाएगा, मतलब ये एक दूसरे पे एक बल लगाएंगे। सही बात। मैंने कहा ऐसा काम करते हैं कि ये जो दो द्रव्यमान लिए थे, मैं इसको इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं प्रोटॉन, और ये किसी भी दूरी r पे रखे हुए हैं। इसका अपना द्रव्यमान है, इसका अपना द्रव्यमान है, और कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। तो मान लीजिए इस फॉर्मूले से हमने बल निकाल लिया और वो बल निकल के आया 1 न्यूटन। सब आपको समझाने के लिए है, कोई मैंने कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ मानना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे कितना बल लगा रहा है, 1 न्यूटन का। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो 1 न्यूटन का बल है ये उसके द्रव्यमान की वजह से, हमने फॉर्मूले में क्या रखा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी और जी का मान जो भी होता है, और निकल के क्या आया हमारा 1 न्यूटन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने एक प्रोटॉन पे कितना बल लगाना चाहिए, 1 न्यूटन का। लेकिन जब ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पे कितना बल लगाता है, तो क्या नहीं आया, 1 न्यूटन नहीं आया। मतलब इस फॉर्मूले में कुछ कमी आई, कोई दिक्कत आ गई, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कुछ एक ऐसी चीज है जो द्रव्यमान से अलग है। क्योंकि ये जो द्रव्यमान, ये जो फोर्स आया, ये जो बल आया, ये तो किसकी वजह से है, द्रव्यमान की वजह से। तो बाद में पता चला कि इनके पास द्रव्यमान के अलावा भी एक ऐसा गुण है जो जिसके कारण भी एक दूसरे पे ही क्या लगा रहे हैं, बल। और उस ही गुण को क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। उम्मीद है आपको लोगों के ये समझ आ गया होगा कि हम वैद्युत आवेश के बारे में यहाँ कैसे बात करेंगे, और मैंने यहाँ से शुरुआत क्यों की आपके लेक्चर की। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आवेश की। अभी आवेश को आपको ये मान लेना है कि आवेश कुछ चीज है, क्या है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बस आपको ये मान लेना है कि हाँ आवेश है। आवेश की दो स्थितियां हो सकती है। पहली विराम, कि आवेश किसमें हो, विराम अवस्था में हो, और दूसरा वो गति की अवस्था में। आवेश किसमें हो सकता है, विराम अवस्था में। आवेश किसमें हो सकता है, गति की अवस्था में। और अब आपने पढ़ रखा हो कि गति दो प्रकार की होती है, एक
एक समान गति और दूसरी परिवर्ती गति। एक समान गति उसे कहते हैं जहां गति बदलती रहेगी, चाहे दिशा बदले, चाहे उसकी चाल बदले, और परिवर्ती गति में चाल बदलेगी, दिशा बदलेगी, और एक समान में उसकी दिशा भी नहीं बदलेगी और चाल भी नहीं बदलेगी। मतलब एक समान गति में त्वरण कितना होता है, 0, और परिवर्ती गति में त्वरण 0 नहीं होता। अब मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को कि आवेश की स्थिति होती है। जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो ये आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, वैद्युत क्षेत्र का। और जब ये गति में होता है तो ये वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण भी करता है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जो आवेश है अगर वो रुका हुआ है तो वो क्या बनाएगा, अपने चारों तरफ 3D में आगे पीछे सारी जगह क्या बना लेगा, एक क्षेत्र बना लेगा, वैद्युत क्षेत्र। और अगर उसने गति करनी शुरू की, किसने, आवेश ने, तो वो एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर गति हुई एक समान तो ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कैसे होंगे, एक समान, मतलब ये भी अपने मान को बदलेंगे नहीं। और अगर ये गति कैसी हुई, परिवर्ती, तो ये क्षेत्र जो बनेंगे ये भी कैसे क्षेत्र होंगे, परिवर्ती क्षेत्र। मतलब इनके मान में भी लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन समय के साथ होगा। चीजों का बदलना बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब चीज दूरी के साथ भी बदल सकती है, समय के साथ भी बदल सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो हम यहाँ बदलने की बात कर रहे हैं ये सब किसके साथ है, ये समय के साथ है। आवेश विराम अवस्था में तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, गति की अवस्था में है तो वैद्युत क्षेत्र भी बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। अगर गति एक समान है तो ये दो क्षेत्र जो बने हैं ये एक समान होंगे, और अगर गति परिवर्ती है तो ये जो दो क्षेत्र बने हैं ये दोनों भी क्या होंगे, परिवर्ती। और ये परिवर्ती किसके साथ होंगे, समय के साथ। तो यहाँ हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश की स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन आवेश है क्या, ये है, हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास ऐसा क्या गुण आया जिसकी वजह से उनके पीछे लगने वाला बल बदल गया, ये है क्या, ये क्या बना रहा, वैद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र। तो हम अब पढ़ने वाले हैं आवेश के परिभाषा के बारे में, जो आपको पढ़नी है और नोट भी करनी है। तो मैं हेडिंग लगाता हूं आवेश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। देखिए सही तो मुझे इसे लिखना चाहिए वैद्युत आवेश, लेकिन जब भी मैं आवेश बोलूं तो आप समझेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वैद्युत आवेश की। तो अगर मैं आपको अब इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आपको ये समझना है कि वैद्युत आवेश क्या है, एक गुण है। क्या है, एक गुण। किसका, किसी पदार्थ का। किसका गुण है, पदार्थ का। अब अगर गुण है तो ये कुछ काम भी करेगा, वो भी आपने देखा कि ये क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। कोई भी आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। अब इस प्रभाव को जब ये उत्पन्न हो गया, आवेश में क्या हुआ, आवेश बैठा, उसने वैद्युत क्षेत्र बनाया, चलना शुरू किया तो वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या भी बना, चुंबकीय क्षेत्र भी बना। अब इसको महसूस कौन करेगा, ये जो दो प्रकार के प्रभाव बनाए आवेश ने, इनको महसूस कौन करेगा, तो इनको महसूस भी कौन ही करेगा, आवेश। कोई ऐसी वस्तु जिसके पास आवेश है वो इन दोनों प्रभाव को क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। तो अगर मैं कभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख के आपको बताऊं तो मैं लिखूंगा, आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, वह मूलभूत गुण है, आप इस पे ध्यान देंगे, इस वर्ड पे, मूलभूत पे, जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, तथा एक ऐसी वस्तु जो आवेशित है, जो आवेशित है, ऐसी वस्तु जिस पर आवेश होता है उसे बोलते हैं आवेशित वस्तु। और एक ऐसी वस्तु जो आवेशित है, इन प्रभावों का
इन प्रभावों को महसूस कर सकती है, महसूस कर सकती है। तो यह थी हमारी आवेश की परिभाषा। आप इसे नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे कि आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है। इस गुण के कारण कोई भी आवेश, कोई भी वस्तु अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, और कोई अन्य वस्तु जिस पे आवेश है वो इन क्षेत्रों का अनुभव कर सकती है। अब बस आपको थोड़ा सा ध्यान ही देना कि इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है मूलभूत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल, इस वर्ड का मतलब आपको समझना जरूरी है। मूलभूत गुण वे होते हैं जो किसी वस्तु के अपने हों, वे किसी और वस्तु से न मिले हों, और ऐसे गुण जो उसकी जन्म के साथ हैं, मतलब कहीं और से नहीं मिले बाहर से, वे उसके साथ अपने आप आए हैं, और उसके अंदर जाके हम कुछ और उनके बारे में पढ़ नहीं सकते। जैसे द्रव्यमान, अगर मैं कहूं कि द्रव्यमान क्या है, तो आप कहोगे कि वस्तु का गुण है जिसके कारण वस्तु में क्या है, भार है। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मूलभूत गुण है, और उसी तरीके से आवेश भी क्या है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। तो ये सब था आवेश के बारे में। आवेश की हमने परिभाषा पढ़ ली। अब अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से। इसका जो मात्रक होता है वो एक वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया गया, कूलाम। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र, अब देखिए ये विमीय सूत्र आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि बहुत काम के होने वाले हैं, हर चीज के साथ आपको जुड़े हुए मिलेंगे। इसका विमीय सूत्र होता है M0L0 T1 A1। आया कहां से ये भी बता देता हूं, सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, Q बराबर IT। I क्या है, वैद्युत धारा जिसका विमीय सूत्र होता है A, और T क्या है, समय जिसका विमीय सूत्र होता है T। तो आवेश का क्या बना, AT, और M0L0 T1 A1 के रूप में मैंने इसे लिख दिया। कोई आपसे पूछ ले कैसी राशि है ये, तो आप बता देंगे कि अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। दो प्रकार की राशि होती हैं, अदिश और सदिश राशि। तो ये क्या चित्र है, ये है हमारी अदिश राशि। तो यहाँ आवेश को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट हुए। उन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। नाम रखने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं किया गया कि हाँ ये क्यों हुआ, सिर्फ कह दिया कि एक प्रकार के आवेश हैं, वे धनावेश होंगे, दूसरे ऋणावेश होंगे। धनावेश किस पे होता है, प्रोटॉन पे, और कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अभी बताया हमने कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ऋणावेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर, इतना ही होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये प्लस होता है और ये माइनस। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश तो बराबर होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये था आवेश के प्रकार की। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। पढ़ना शुरू करते हैं आवेश के गुण, कि आवेश क्या गुण प्रदर्शित करेगा आगे आके। जब हम आवेश को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हमें गुण दिखाने वाला है। पहला गुण आता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, सिंपल सी बात है, ये आप सबको पता है। ये नियम ये कहता है, ये गुण ये कहता है कि आवेशों को उसी तरीके से जोड़ा जाएगा जैसे हम बाकी अदिश राशियों को जोड़ते हैं। अभी पता चला कि आवेश है कैसी राशि, अदिश राशि है, तो आवेश को उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हम किसको जोड़ते हैं, दूसरी। जैसे हमने कहा एक और एक कितना होता है, 2। तो अगर मैं कहूं यहाँ एक बक्सा है और उसमें 1 2 3 4 5,
ये 1 कूलाम, 2 कूलाम, माइनस 2 कूलाम, 3 कूलाम और माइनस 1 कूलाम का आवेश है। और कोई आपसे पूछ ले कि इस बक्से के अंदर कितना आवेश है कुल, तो आप बताएंगे Q इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1, और आप कहेंगे कि 3 और 1 4 माइनस ये 1 3 कूलाम। तो आप कहेंगे कि इस बक्से के अंदर 3 कूलाम आवेश है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आवेशों को उसी तरीके से जोड़ा जाएगा जैसे हम रियल नंबर्स को जोड़ते हैं, वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं। इसमें इसके अलावा और कुछ ज्यादा बात नहीं। चलते हैं अगले अपने गुण के पास। दूसरा जो गुण है वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ये नियम ये कहता है, ये गुण ये कहता है कि आवेश को आप ना तो बना सकते हैं और ना आप उसे खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आया कि चलो चार्ज खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। चार्ज खत्म नहीं किया जा सकता। या किसी दिन आप बैठे हुए हैं तो चलो कि चार्ज बना लें आज, तो आप चार्ज को बना भी नहीं सकते। मतलब चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज है, आप इसको बना भी नहीं सकते और इसको खत्म भी नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम एक वस्तु से आवेश निकाल के दूसरी वस्तु को दे दें, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज हम कर सकते हैं। परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश न तो बनाया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता। एक वस्तु से उठा के आप दूसरी वस्तु को दे सकते हैं, मतलब उसका स्थानांतरण संभव है। अगर मैं दूसरे तरीके से इसकी बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी विलगित निकाय का आवेश नियत रहता है, संरक्षित रहता है। अब ये विलगित निकाय क्या है? आपने आइसोलेशन के बारे में सुना होगा, कोरोना का टाइम है बहुत, आपने सुन लिया होगा कि फलाना आइसोलेशन में है। तो ये उसी का हिंदी मतलब है आइसोलेशन का। और अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं, इसे लिखूंगा मैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई बातचीत नहीं है, उसको बोलते हैं विलगित निकाय। मतलब अब मैं इस कमरे में हूँ और कोई और भी मेरे साथ हो, एक दो लड़का और हो, हम बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो हम बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। तो हम 3-4 बंदे मिलकर क्या बना रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। लेकिन हम खुद में आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा तो एक दूसरे से बातचीत है, तो हम क्या नहीं है? आइसोलेटेड, विलगित निकाय नहीं। लेकिन हम बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, तो हम फिलहाल के लिए क्या है? आइसोलेटेड है, विलगित निकाय। तो कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा ही निकाय है कोई जिसमें बहुत सारे कण हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, ये सब आवेश हैं और इसके अंदर बैठे हुए कैसा निकाय है? आइसोलेटेड, बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो कहता है कि ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है, ये हमेशा क्या रहेगा? नियत। आप इसे बदल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि इसका मान घट जाए और इसका बढ़ जाए, इसका घट के इसका बढ़ जाए, मतलब आपस में बदल सकते हैं, लेकिन चारों का कुल वो नहीं बदला जा सकता, वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये भी किसका योग है? आवेश का संरक्षण। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि ये एक विलगित निकाय है, इसके पास एक ये है 1 कूलाम, ये है 2 कूलाम और ये है 3 कूलाम और ये है -2 कूलाम।
तो मैंने पूछा इसके पास कितना आवेश है, तो आपने कहा 1 + 2 + 3 - 2, आपने कहा 4 कूलम। हमने क्या किया, इसको लाया डुलाया और हिलाने डुलाने के बाद ये हो गया हमारा 2 कूलम, ये हो गया हमारा 1.5 कूलम, और ये हो गया हमारा -1 कूलम, और चौथे का हमें पता नहीं है। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसे, यार हमें पता है कि कैसा निकाय है, विलगित निकाय, और इसका कुल आवेश कितना है 4 कूलम, तो ये हमेशा कितना रहने वाला है 4 कूलम। तो हमने कहा कि इसको मान लेते हैं कि x है, तो हम लिखेंगे 2 + 1.5 - 1 + x = 4, क्योंकि पहले कितना था 4 और हमेशा कितना रहने वाला है 4, क्योंकि कैसा निकाय है, विलगित निकाय। हमने कहा 2 और 1 3, ये 2 में से 1 गया 1, ये 2.5 + x = 4, तो x आ गया 1.5 कूलम। आपसे सोल्व करके देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आवेश ना तो खत्म किया जा सकता, ना बनाया जा सकता, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता। हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि भले ही हम आवेश को ना बना सकें, आवेश को खत्म ना कर सकते हो, लेकिन प्रकृति अपने आप आवेशित कण बना सकती है। आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है माइनस, प्रोटॉन पे कैसा आवेश है प्लस। जब हम अपने सिलेबस के लास्ट में पढ़ेंगे तो हम वहां बीटा डीके पढ़ेंगे। वहां 2 टाइप के बीटा डीके होते हैं, एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस। वहां क्या होता है कि नाभिक के अंदर ही एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और साथ में बनता है एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन किस में बदल गया, प्रोटॉन में, और प्रोटॉन जब बना तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी बना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है। तो पर ये एनसीईआरटी कहते हैं कि हम भले ही आवेश न बना सकें, लेकिन आवेशित कण बना सकते हैं। लेकिन फिर भी कुल आवेश कितना रहेगा, जैसे हमने कहा कि न्यूट्रॉन किस में बदला, प्रोटॉन में, और किस में, इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश 0, इस पे कितना प्लस, और इस पे कितना माइनस, तो प्लस माइनस मिलके फिर से कितना हुआ 0। मतलब आवेश नहीं बना नया, लेकिन आवेशित कण तो बने, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे कण हैं, आवेशित कण हैं। तो ये था हमारा आवेश का संरक्षण, कि आवेश बनाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकृति आवेश नहीं बना सकती, लेकिन आवेशित कण बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और इस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है आवेश की। जो अगला गुण है हमारे आवेश का, वो है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ी अलग सी बात देखेंगे, और मुझे उम्मीद है वो आपको पहले से पता होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, कुछ भी है, ये कोई बॉडी है, कोई निकाय है, इसके पास प्रोटॉन 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 और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलो देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, E, तो 7 पे कितना होगा, 7E, और कैसा, प्लस का। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, E, और 5 पे कितना होगा, 5E, और कैसा, माइनस। तो अगर मैं कुल आवेश देखूं तो मुझे पता चला कि कितना आवेश है, +2। तो हमने क्या देखा कि इस वस्तु के पास प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, और उस वजह से इस पे कुल आवेश कितना है, +2E। ऐसी वस्तु कहलाएगी धनावेशित, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस वस्तु को हमने क्या बोलते हैं, धनावेशित। मान लेते हैं कि हमने बाहर से इसे 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए, लीजिए आप, बाहर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब प्रोटॉन कितने, 7, इलेक्ट्रॉन कितने, 7 प्रोटॉन की वजह से +7E आवेश, और 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से -7E आवेश, और टोटल आवेश कितना, 0। हमने कहा कोई आवेश नहीं है, ऐसी वस्तु को बोलते हैं अनावेशित वस्तु, वैद्युत उदासीन वस्तु।
जिसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है और टोटल आवेश कितना है 0। तो हमने कहा ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, वैद्युत उदासीन वस्तु। हमने कहा और इलेक्ट्रॉन दो इसको, मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन और दिए, तो प्रोटॉन तो कितने हैं 7, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 9, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। 7 प्रोटॉन की वजह से +7 ई आवेश, 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से -9 ई आवेश, और अब देखा कि इस वस्तु के पास कितना आवेश हो गया -2 ई। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित, मतलब अभी इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, ऋणावेशित वस्तु हम इसको बोल लेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो वस्तु कैसी कहलाएगी, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उन पे ऋणावेश होता है, तो वस्तु को बोलेंगे ऋणावेशित वस्तु। लेकिन अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है तो माइनस चार्ज कम है और प्लस चार्ज ज्यादा है, तो वस्तु कैसी कहलाएगी, धनावेशित वस्तु, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन अगर दोनों वस्तुओं पे इलेक्ट्रॉन, मतलब वस्तु पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाए तो हम देखें कि आवेश कितना हुआ, टोटल आवेश 0, और ऐसी वस्तु क्या कहला रही है, वैद्युत उदासीन। तो वस्तु को 2 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, धनावेशित कर सकते हैं और ऋणावेशित। धनावेशित करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे जिससे वहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, और ऋणावेशित करने के लिए वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि मैं प्रोटॉन के लेन देन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन है नाभिक का पार्टिकल, वो नाभिक के अंदर बैठा हुआ है, उसे घूमने की आजादी नहीं है, इसीलिए हम नाभिक प्रोटॉन का लेन देन भी नहीं कर सकते। लेन देन हम सिर्फ किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन का, या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 ही तरीके से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन दिए तो हमने माइनस चार्ज दिया तो बॉडी होगी ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो हमने माइनस चार्ज वहां से निकाल ले तो वहां प्लस चार्ज ज्यादा हुआ तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। अब अगर ये बात समझ आएगी आपको तो इसमें समझने में कोई ज्यादा बड़ी बात अब नहीं रहेगी। फिर भी मैं इसे शुरू करने से पहले एक और बार यहाँ पहुंचता हूँ कि भले ही किसी वस्तु के पास कोई चार्ज ना हो, आवेश कितना है 0, लेकिन उसके पास आवेशित कण तो हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस वस्तु के पास कोई आवेश नहीं है, इस पे 0 आवेश है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन भी है, लेकिन वे दोनों बराबर संख्या में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है। अब चलते हैं अपने गुण पे, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि अगर कोई वस्तु है और उस पे आवेश Q है, मान लीजिए ये वस्तु है और इस पे आवेश Q है, तो इस पे जो आवेश होगा वो E का, E क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसे मूलभूत आवेश भी कहते हैं, लेकिन अभी उस बात को बुझाइए, E क्या है, या तो प्रोटॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश, कुछ भी मान लीजिए। अगर आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। मैंने कहा कि मैंने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ कैसा आवेश आ गया, +E। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +2E। इलेक्ट्रॉन निकालना हूं तो वहां माइनस चार्ज निकल रहा है, प्लस ज्यादा है इसलिए प्लस बोल रहा हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +3E, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +4E। अगर मैं कहूं कि मैंने उसको 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जब ये कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है, और मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने उसको ऋणावेश दे दिया, तो हमने कहा उसको -E चार्ज आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन देते तो -2E, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो -3E, 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो -4E। तो आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि ये जो चार्ज है ना, ये जो E है इसका पूर्ण गुणज हो सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4, 1.5 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, n। और ये n क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या, और n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 और कुछ भी हो सकती है आगे, और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो माइनस चार्ज। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको उसको मिलेंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें। इस E को बोलते हैं मूलभूत आवेश, मूलभूत आवेश, जिसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी सुन लीजिए कि इसको मूलभूत आवेश क्यों कहते हैं। हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है
उससे छोटे आवेश भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा आवेश है, इससे छोटे आवेश हैं, लेकिन इससे जो छोटे आवेश है वे आपको स्वतंत्र रूप में नहीं मिल सकते, आपको घूमते हुए नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन आपको घूमता हुआ मिल जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश है, वो सबसे छोटा आवेश है जो हमें स्वतंत्र रूप में मिल सकता है। इससे छोटे चार्ज हैं लेकिन वे हमें स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकते, इसलिए हम कहते हैं कि इस आवेश को क्या नाम दिया जाएगा, मूलभूत आवेश। और ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण कि अगर आवेश होगा तो E का पूर्ण गुणज होगा, या तो 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, 4.2, 4.3, 9.8 ही, ऐसा कोई आवेश नहीं हो सकता किसी वस्तु के पास। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि आवेश के क्वांटीकरण का महत्व तब तक है जब तक हम चीजों को बहुत छोटे रूप में पढ़ रहे हैं, मतलब हम छोटे छोटे रूप में देख रहे हैं। जब हम बड़े स्तर पे पहुंचेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता आवेश के क्वांटीकरण। ऐसा नहीं है कि लागू नहीं होता, लागू होता है, लागू हर जगह है, लेकिन वहां इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बची। कहाँ? बड़े स्तर पे। वहां एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप एक लाइन को देखें दूर से बड़े स्तर पे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी बिल्कुल, लेकिन आपको पता है कि कोई भी लाइन बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बिंदु नजर आएंगे, लेकिन आप अगर इसे दूर से दिखाई देखेंगे बड़े स्तर पे तो आपको एक सतत लाइन दिखाई देगी, कॉन्टिन्यूअस लाइन, आपको अलग अलग बिंदु दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार से आवेश के क्वांटीकरण का महत्व भी तब तक है जब तक हम बहुत छोटे स्तर पे देख रहे हैं। बड़े स्तर पे आते ही इसका महत्व खत्म हो जाता है, मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता, लागू ये हमेशा रहेगा। तो ये था हमारा आवेश का क्वांटीकरण। और आवेश के क्वांटीकरण पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि क्या किसी वस्तु पर 8 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश हो सकता है? क्या किसी वस्तु पर 8 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश हो सकता है? यहाँ मैं लगा देता हूँ प्लस। प्लस का मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएंगे, अगर यहाँ माइनस लिख लेता तो वहां इलेक्ट्रॉन देने पड़ते। तो हमने कहा Q इक्वल टू N। Q की वैल्यू कितनी है आवेश की? 8 गुना 10 की घात माइनस 19। N E का मान होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 से गया तो N आ गया हमारा 8/1.6 और ये आ गया 5। मतलब N की वैल्यू पूर्ण आई। क्वांटीकरण क्या कह रहा है कि N पूरा होना चाहिए। इसका मतलब ये आवेश हो सकता है किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसके पास कितना आवेश आ जाएगा? 8 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम का। अगर यहाँ माइनस कर दूं तो उस वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन दे दो तो उसके पास इतना आवेश आ जाएगा माइनस का। अगर ये N की वैल्यू पूरी ना है, जैसे यहाँ जाता है 4.8, चलो करके देख लेते हैं, इसी में बदलाव करके ये नोट कर लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि क्या 8.2 गुना 10 की घात माइनस 19 का कूलम का आवेश हो सकता है, तो आप 8.2 लिखते हैं यहाँ और ये लिखते हैं, और हम इसे देखते हैं कि N आया 82/16 और N 16 × 80, 2 16 × 16, 16 दूनी 32 और 16 पंजे, तो N की वैल्यू आती 5.125, जो कि पूर्ण नहीं है। N की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पूरी संख्या। क्या आप इतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या किसी वस्तु को इतने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हम? नहीं दिए जा सकते। इसका मतलब ये वाला आवेश किसी वस्तु पे नहीं हो सकता। और ये तब तक है जब तक हम बहुत छोटे स्तर पे देख रहे हैं, बड़े स्तर पे देखेंगे तो इनका महत्व नहीं रहेगा। तो ये था हमारा आवेश का क्वांटीकरण। अब बस 1-2 गुण है जो आपको समझना है। पता है कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, मान लीजिए हम किसी वस्तु को धनावेशित करने वाले हैं, धनावेशित करने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और हमने शुरू में ही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक उसका द्रव्यमान होता है अपना, पढ़ रखा हमने चीज कि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो आएगा साथ में। आवेश तो हमने दे दिया, साथ में हमने क्या निकाला? उसका द्रव्यमान निकाल लिया।
तो जब भी किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जब वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो हमें उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है कि हम उसको द्रव्यमान भी दे रहे हैं, और इसका मतलब हम उसका द्रव्यमान बढ़ा देंगे। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये हमारा चौथा गुण है, आप इसे नोट कर लें। पांचवा कि आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई आवेश बैठा हुआ है और उसकी वैल्यू Q है, आप उसे चला दीजिए तो भी वो Q रहेगा, और तेज चला दीजिए तो भी वो Q रहेगा। मतलब आवेश के मान पे गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैठा हुआ है तब भी वो 1 कूलाम है, चलेगा तब भी 1 कूलाम होगा, और तेज चलेगा तब भी 1 कूलाम होगा। अब इस बात का यहाँ जिक्र क्यों हुआ? जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि आवेश एक मूलभूत गुण है जिस तरीके से द्रव्यमान है, लेकिन जो द्रव्यमान है उस पर वेग का प्रभाव पड़ता है, गति का प्रभाव पड़ता है। किसका? गति का प्रभाव पड़ता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यहाँ जो ये m है ये किसी वस्तु का गतिज द्रव्यमान है, चलती हुई वस्तु का द्रव्यमान, और ये m0 है स्थिर द्रव्यमान, मतलब रुकी हुई वस्तु का द्रव्यमान। कहते हैं कि किसी रुकी हुई वस्तु का द्रव्यमान कम होता है और चलती हुई वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा। मतलब मैं अभी रुका हुआ हूं तो मेरा द्रव्यमान कम है, मैं चलने लग जाऊंगा तो मेरा द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि जो ये द्रव्यमान बढ़ा है बहुत छोटा है, जिसे कोई भी मशीन ऑब्जर्व नहीं कर पाती, तो इसलिए हमें महसूस नहीं हो पाता। इसलिए इसकी बात हुई कि आवेश पे गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान पे गति का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी तरीके से हम वस्तु को बहुत तेज चला दें और उसका मान लगभग किसके बराबर कर दें, c के बराबर, तो ये m क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा। अगर हम v किसके बराबर कर दें, c के। बहुत तेज चलने वाले कणों के लिए है ही, वह हमारे जैसे के लिए नहीं है, हमें तो ये फर्क महसूस भी नहीं होगा। तो ये बातें थी सब आवेश के बारे में। हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश क्या है, गुण है किसी वस्तु का जिसके कारण आवेश क्या करता है, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई दूसरी आवेशित वस्तु उसको अनुभव करती है। हमने देखा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, उसकी यूनिट क्या होते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते, Q से प्रदर्शित करते हैं, और मात्रक कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने देखे कि अब किसी वस्तु को आवेशित कितने प्रकार से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन देके उसे ऋणावेशित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे धनावेशित किया जा सकता है। फिर हमने क्या पढ़े हैं, आवेश के गुण पढ़े हैं, आवेशों की योग्यता, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश पे गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वस्तु के द्रव्यमान पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश का हमारा पहला लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।